हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका एक टॉपिक गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मार्गदर्शन और परामर्श। इसको समझेंगे, इसके कॉन्सेप्ट को। चलिए चेक करते हैं इसको। तो इस वीडियो में हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं। हम गाइडेंस के बारे में जानेंगे, टाइप्स ऑफ गाइडेंस फिर किस तरीके की होती है, काउंसलिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ काउंसलिंग, फिर आपकी डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इक्लेक्टिव, आपके क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो एक बेसिक हम देख लेते हैं, मार्गदर्शन या परामर्श ये हम कब लेते हैं। हमें ऑल स्फेयर्स ऑफ लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। इवन कि आप एक जगह से दूसरी जगह भी जा रहे हो ना, अगर आपको रास्ता ठीक से नहीं पता है, आप क्या कहते हो सामने वाले से कि मुझे गाइड कर दो, मुझे बता दो कि कहाँ से किस तरफ जाना है। तो सही डिसीजन लेने में हम जब दूसरे की हेल्प लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं एक गाइडेंस ही है। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन एक डायग्राम अगर आप देखेंगे तो ये गाइडेंस जो है ना, ये थोड़ा सा वाइडर टर्म हो जाता है, जिसमें काउंसलिंग इसका एक पार्ट हो जाता है। और होता क्या है गाइडेंस और काउंसलिंग से, हम हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं सामने वाले को, और ये जो हेल्प प्रोवाइड हो रही है किस लिए हो रही है, आत्म अनुभूति यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए। ठीक है, क्योंकि पर्सन खुद से अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए केपेबल नहीं है, तो आप उसको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हो। स्वनिर्देशन, सेल्फ डायरेक्शन के लिए, जब हमें दिशा नहीं मिल रही होती है। आत्म स्वीकृति, सेल्फ एक्सेप्टेंस, जब हमारे अंदर की फीलिंग्स को हम खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे। और स्व जागरूकता यानी सेल्फ अवेयरनेस, अपने आप के बारे में जानना। जैसे करियर गाइडेंस वगैरह लेते हैं ना, तो आपके इंटरेस्ट वगैरह वैसे तो हमसे अच्छा हमें कोई नहीं जानता, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम दूसरे से परामर्श लेते हैं, ताकि वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर, हमारी क्वालिटीज़ या हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स को देखकर हमें ये गाइड करवा सके कि हमें किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक तो यही है। अब हम इसको थोड़ा सा टेक्निकली समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए गाइडेंस क्या। तो गाइडेंस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज असिस्टेंस मेड available by competent counselors to an individual of any group to help him or her डायरेक्ट द लाइफ कोर्स, डेवलप अ पॉइंट ऑफ व्यू, मेक डिसीजन एंड बेटर एडजस्टेड। तो मार्गदर्शन हम कब दे रहे हैं, किसी एक प्रोफेशनल, काउंसलर वैसे प्रोफेशनल होता है, गाइडेंस वैसे हर कोई दे सकता है। ठीक है, तो हम जब किसी ग्रुप को या किसी इंडिविजुअल को डायरेक्टली हम क्या बता रहे हैं, उसको उसकी जीवन से जुड़ी हुई किसी समस्या का समाधान करने में हेल्प कर रहे हैं, एक दृष्टिकोण बनाने में हेल्प कर रहे हैं, जिससे कि वो अपने एनवायरनमेंट के साथ बेटर एडजस्ट हो पाए, उसी को हम गाइडेंस या मार्गदर्शन कहते हैं। कुछ डेफिनेशन से समझेंगे। जोन्स की एक डेफिनेशन है, मार्गदर्शन इनके अकॉर्डिंग क्या है, टू गाइड मीन्स टू इंडिकेट, टू पॉइंट आउट, टू शो द वे, इट मीन्स मोर देन टू असिस्ट। सिर्फ असिस्टेंस देने से ज़्यादा, सिर्फ एक मेयर हेल्प प्रोवाइड करने से थोड़ा सा ये ज़्यादा है, जहाँ हम क्या कर रहे हैं, उसको पूरा का पूरा रास्ता दिखा रहे हैं, या फिर उसे मतलब डायरेक्शन बता रहे हैं किस ओर उसे जाना चाहिए। फिर देखिए यहाँ पर बर्नार्ड और फुलमेर की एक डेफिनेशन है कि गाइडेंस इज ऑल दोज एक्टिविटीज विच प्रमोट एंड इंडिविजुअल्स सेल्फ रियलाइजेशन। आत्म अनुभूति के लिए एक व्यक्ति को जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता है वो हम गाइडेंस पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ताकि सामने वाला खुद को समझ पाए, अपने आप को समझने में हेल्प कर रहे हैं। जे.एम. ब्रूअर का कहना है, गाइडेंस एज अ प्रोसेस थ्रू विच an individual is able to solve their problems and pursue a path suited to their abilities and aspirations। ठीक है, एक पर्सन को जब आप हेल्प कर रहे हो कि वो अपनी समस्याओं का समाधान निकाल सके और एक ऐसा रास्ता चुन सके जो उसकी क्षमताओं और उसकी आकांक्षाओं के अनुरूप है। ठीक है, हम मेरी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग, अगर मुझे गाइडेंस चाहिए तो सामने वाला ये भी तो पूछेगा ना मुझसे कि मैं क्या करने के लायक हूँ, क्या क्या मेरे अंदर एबिलिटीज़ है, क्या मेरे पॉजिटिव पॉइंट्स है, क्या मेरे नेगेटिव पॉइंट्स है। उनको देखते हुए है ना वो मेरे लिए सही रास्ता बताएगा। तो गाइडेंस इसी को कहते हैं। ऐसी लिंक्विस्ट की एक डेफिनेशन है, इसको भी आप समझ लीजिए। गाइडेंस इज कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग द इंडिविजुअल डेवलपमेंट टू द मैक्सिमम ऑफ इट्स कैपेसिटीज इन द डायरेक्शन मोस्ट बेनिफिशियल टू हिमसेल्फ एंड टू सोसाइटी। काफ़ी अच्छी डेफिनेशन है। गाइडेंस इनके अनुसार क्या है, एक निरंतर चलने वाली ऐसी प्रक्रिया है जहाँ पर आप सामने वाले को हेल्प करते हो, किसके लिए, कि वो अपनी कैपेसिटी, जो भी उसके अंदर क्षमताएं हैं, ठीक है, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाए और अपने इस दिशा से अपनी जो कैपेसिटीज़ हैं उनका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठा पाए। ठीक है, सोसाइटी में बेटर एडजस्ट भी हो पाए। ये आपकी कुछ डेफिनेशंस हिंदी में भी लिखी हैं। जोन्स की डेफिनेशन को तो हम डिस्कस कर चुके हैं, एक बार और देख लेते हैं। स्किनर के अनुसार क्या है, नव युवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया को मार्गदर्शन कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में, जो अभी तक मैं आपको बता रही थी, इन्होंने बहुत ही एक स्टेटमेंट में यहाँ पर डेफिनेशन में एकदम क्लियर बता दिया है कि जब हम यहाँ पे यंगस्टर्स की बात हो रही है, यंगस्टर्स को क्या बता रहे हैं यहाँ पर, कि वो अपने प्रति,
दूसरों के प्रति, ठीक है, परिस्थितियाँ यानी जो उनके पास सिचुएशंस आ रही हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं, जब वो उनमें एडजस्ट करना सीख लेते हैं तो यही क्या है, मार्गदर्शन है। दूसरे की हेल्प से जब वो इनमें के साथ एडजस्ट कर रहे हैं। शर्ले हैमरिन के अनुसार व्यक्ति को अपने आप को पहचानने में मदद करना जिससे वह अपने जीवन में आगे बढ़ सके, निर्देशन कहलाता है, ठीक है। यानी आप व्यक्ति को उसी की जो पॉजिटिव पॉइंट, नेगेटिव पॉइंट, क्षमताएं हैं उनको आप उसे रियलाइज करवा रहे हो, ठीक है। अब मार्गदर्शन की विशेषताएं क्या है, देखो सबसे पहले तो ये लाइफ से रिलेटेड है। आप अपनी लाइफ में जिन लोगों के साथ डील कर रहे हो, जिन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हो, उनसे ये संबंधित होती है। फिर इसमें कौशल शामिल होते हैं, ठीक है, कौशल इसमें इंक्लूडेड है, यानी स्किल इंक्लूड करती हुई ये एक प्रोसेस है जिसमें भाई गाइडेंस देने वाला भी क्या होना चाहिए, आपकी परेशानी को समझने वाला होना चाहिए, उसके पास स्किल होना चाहिए कि वो आपकी परेशानी को समझ पाए और आपकी क्षमताओं को पहचान पाए, तभी वो सही गाइडेंस दे सकता है। अदरवाइज सजेशन देने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों और क्षेत्रों के लिए सतत और जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, क्योंकि गाइडेंस की जरूरत ना हमें हमेशा जीवन भर पड़ती ही रहती है। ज़रूरी नहीं है हम किसी एक पर्टिकुलर गाइडेंस की बात करें, कभी हमें करियर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, कभी हम किसी मुश्किल में फंस गए तब हमें सही रास्ता नहीं मिल रहा था, हम उसकी बात करते हैं। सोशल रिलेशनशिप्स जो होते हैं उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहे होते, तब हमें गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, एजुकेशनल गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो कभी हम चीज़ों को सेलेक्ट कर रहे होते हैं, चॉइस हमें करनी होती है, तो हमें यहाँ पर किसी न किसी की सलाह या गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो व्यक्ति को यहाँ पर हर क्षेत्र में, ठीक है, जीवन के हर क्षेत्र से ये जुड़ी हुई है। फिर व्यक्ति को समायोजन में सहायता मिलती है, अपने एनवायरनमेंट के साथ अपनी प्रॉब्लम्स को बेटर वो डील कर पाता है, ठीक है, लोगों के साथ सही तरीके से समायोजित हो पाता है। स्वयं के बारे में समझ हासिल करने, यानी अपने आप को जान पाना। जैसे मैंने आपको बताया ना, वोकेशनल जब गाइडेंस दी जाती है तो जो आपको गाइडेंस दे रहा है वो आपसे क्या पूछेगा कि आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है, आप किस चीज़ में अच्छा परफॉर्म करते हैं, आपके सब्जेक्ट्स कौन से हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो वो आप ही को समझाने में मदद कर रहा है। आपके सामने तो बहुत सारा यहाँ पर चॉइसेस हैं, बहुत सारी चॉइसेस हैं, मैं किस प्रोफेशन में जाऊँ, मुझे ये चीज़ इसकी अच्छी लग रही है, वो चीज़ इसकी अच्छी लग रही है, किसी और प्रोफेशन में से कोई और पॉइंट अच्छा लग रहा है। लेकिन वो क्लैरिटी कब आएगी, जब सामने वाला आपको बताएगा कि नहीं भाई तुम्हारे स्पेसिफिक इंटरेस्ट इसमें है, तुम्हें हो सकता है कोई चीज़ ज़्यादा अपीलिंग लग रही हो, इस समय प्रभावित कर रही हो, लेकिन अल्टीमेटली तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तुम उसमें आगे ग्रो नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट जब आपके सामने रखे होते हैं तो आपको डिसीजन लेने में मदद मिलती है। आप सेल्फ अवेयर होते हो, खुद के बारे में आपको सेल्फ रियलाइजेशन होता है, ठीक है। फिर देखिए औपचारिक एवं अनौपचारिक प्रक्रिया, इसको हम देखेंगे। औपचारिक का मतलब क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है, ये फॉर्मल भी हो सकती है और इनफॉर्मल भी हो सकती है। फॉर्मल मतलब आप जब फॉर्मली किसी से आप अपॉइंटमेंट लेकर किसी से गाइडेंस के लिए जा रहे हो, आप गाइडेंस की सेल्स होती हैं आजकल, वोकेशनल गाइडेंस सेल, जहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सन बैठा होता है और आप उससे जाकर अपनी समस्याएं पूछते हो। कभी कभी ये प्रोफेशनल तरीके से भी होता है जहाँ आप उनको पे भी करते हो, ठीक है। और इनफॉर्मल आप अपने आसपास बहुत सारे लोगों से गाइडेंस लेते रहते हो, तो ये दोनों तरीके की हो सकती है, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिखी हुई हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट, जहाँ जहाँ इंपॉर्टेंट मार्क करूँगी ना, ध्यान रखिए एमसीक्यू बनने की संभावना वहाँ से ज़्यादा है, ठीक है। तो मार्गदर्शन के प्रकार क्या हैं, इसको कई तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है। तो उसमें अगर हम फर्स्ट टाइप देखें तो पहला टाइप आपका क्या आएगा, व्यक्तिगत मार्गदर्शन, समूह मार्गदर्शन, यानी इंडिविजुअल गाइडेंस और ग्रुप गाइडेंस। नाम से ही पता चल रहा है, इंडिविजुअल गाइडेंस मतलब जब आप एक व्यक्ति को एट अ टाइम वन पर्सन से बात कर रहे हो, उसे गाइडेंस दे रहे हो, तो वो इंडिविजुअल गाइडेंस हो गई। और समूह मार्गदर्शन मतलब ग्रुप गाइडेंस, जैसे करियर गाइडेंस देने के लिए जाते हैं तो पूरी क्लासेस जो है वो एक साथ बैठी होती है और वहाँ पर जाकर हम अलग अलग करियर ऑप्शंस बता रहे होते हैं, तो वो ग्रुप गाइडेंस हो गई, ठीक है। वो एग्जाम्पल है ग्रुप गाइडेंस का। फिर द्वितीय प्रकार यानी सेकेंड टाइप आपका क्या निकल के आ रहा है यहाँ पर, औपचारिक और अनौपचारिक, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, ठीक है। और थर्ड टाइप आपका क्या होगा, शैक्षिक मार्गदर्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, एजुकेशनल गाइडेंस, ठीक है। फिर है वोकेशनल गाइडेंस और व्यक्तिगत यानी कि इंडिविजुअल गाइडेंस। ये भी एक तरीका है इसको डिवाइड करने का। अब एजुकेशनल गाइडेंस का मतलब क्या है, शैक्षिक मार्गदर्शन का मतलब है जब आपको शिक्षा के किसी भी पहलू से जुड़े हुई समस्या में हेल्प चाहिए तब वो होगी एजुकेशनल गाइडेंस। मान लो आप 10th के बाद सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, 11th 12th में आपको क्या सब्जेक्ट लेने चाहिए, तो वो एजुकेशनल गाइडेंस में आ गया, ठीक है। आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, या अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में डिफिकल्टी आ रही है तो मैं उसको किस तरीके से प्रिपेयर करूँ, इसके बारे में अगर आप गाइडेंस लेने जा रहे हो तो वो एजुकेशनल गाइडेंस हो गई। एजुकेशन के हर एस्पेक्ट के बारे में, इनडिसिप्लिन की प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्लास में मन नहीं लग रहा किसी भी तरीके की, लेकिन अगर आप शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी पहलू की बात कर रहे हो तो वो
एजुकेशनल गाइडेंस। व्यावसायिक मार्गदर्शन होता है वोकेशनल, टिपिकली इट इज रिलेटेड टू योर प्रोफेशन। आप 12th के बाद कौन सा आप कोर्स लेना चाहते हो, प्रोफेशनल कोर्स जिसमें आपको कल को अपना करियर बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, वोकेशनल गाइडेंस। ठीक है। और व्यक्तिगत मार्गदर्शन इंडिविजुअल गाइडेंस हो गया, वो जुड़ा हुआ है आपकी पर्सनल प्रॉब्लम से। जब इंडिविजुअली एक पर्सन को किसी भी स्फेयर ऑफ लाइफ में, मतलब उसमें किसी भी तरह की दिक्कत आ रही है, तो वहां पर वो इंडिविजुअल गाइडेंस होगा। ये आप देख सकते हैं। ठीक है। पर्सनल गाइडेंस, इंडिविजुअल गाइडेंस क्या, पर्सनल गाइडेंस कर लीजिएगा इसको। ओके, अगेन एक ही नाम है इसमें, यहाँ पे ज़्यादा नहीं है गाइडेंस वाले पोर्शन में। तो आप ये याद रखिएगा कि फादर ऑफ वोकेशनल गाइडेंस मूवमेंट कहा जाता है फ्रैंक पार्सन को। ठीक है, फ्रैंक पार्सन को। इन्होंने क्या इस्टेब्लिश किया था, इन्होंने इस्टेब्लिश किया था प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वोकेशनल ब्यूरो, बॉस्टन में किया था 1908 में। और इन्होंने एक बुक लिखी है चूजिंग अ वोकेशन। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलिए एक चीज़ और देखेंगे कि रूथ स्ट्रैंड ने कहा है कि गाइडेंस इज मेंट फॉर ऑल। हम ना गाइडेंस का मतलब इससे लगा लेते हैं कि किसी को अगर किसी तरह की समस्या है, यानी समस्यात्मक बालक है या किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, इस तरह की अगर कोई परेशानी है तो सिर्फ वो गाइडेंस के लिए जाएगा, ऐसा नहीं है। एक नॉर्मल पर्सन भी जिसको हो सकता है कोई दुविधा हो रही हो कि मुझे कौन सी स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है, कोई डिफिकल्टी नहीं है उसके अंदर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसे बस खाली एक डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी गाइडेंस के लिए जा सकता है। तो गाइडेंस इज मेंट फॉर ऑल, सभी के लिए है मार्गदर्शन। हम प्रॉब्लम इंडिविजुअल्स की बात करें उनके लिए भी है, स्लो लर्नर्स के लिए भी है, डेलिंक्वेंट्स के लिए भी है, मेंटली रिटार्टेड के लिए भी, आप नॉर्मल के लिए भी कह सकते हो। आप नॉर्मल भी अपने किसी भी लाइफ की प्रॉब्लम के लिए आप गाइडेंस ले सकते हो। ठीक है, अब एरियाज देख लेते हैं गाइडेंस के। क्षेत्र कौन कौन से, गाइडेंस किस किस क्षेत्र में दी जा सकती है। तो देखो यहाँ पर एजुकेशनल गाइडेंस, मैंने आपको शैक्षिक मार्गदर्शन बताया। जब शिक्षा के किसी भी पहलू से जुड़े हुए किसी समस्या का आपको समाधान निकलवाना है तो वो एजुकेशनल गाइडेंस में आएगा। वोकेशनल, जब आपको अपने प्रोफेशन से जुड़ी हुई किसी समस्या के बारे में जानकारी चाहिए। अब ए वोकेशनल क्या हुआ, ठीक है, यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ए वोकेशनल को समझ लो, लेजर टाइम, अपने खाली समय का सही प्रयोग आप कैसे करेंगे, लेजर टाइम के लिए यहाँ पर गाइडेंस दी जाती है। ठीक है, तो वो ए वोकेशनल हो गया। फिर पर्सनल, जो हमने बात की कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन को अपने इंडिविजुअली कोई प्रॉब्लम वो फेस कर रहा है तो पर्सनल गाइडेंस ले सकता है। हेल्थ गाइडेंस, ठीक है, जब हम क्या करते हैं, हम स्पेशल डाइट प्लान हमें चाहिए होते हैं या हमारी बॉडी के लिए कौन सी सूटेबल रहेंगी एक्सरसाइजेस, हम वो अगर किसी गाइडेंस लेने जाएं किसी से, ठीक है, कोई हेल्थ पर्सन से अगर हम गाइडेंस लेने जाएं तो वो हेल्थ गाइडेंस पे आ जाएगी। और सोशल गाइडेंस, मतलब यहाँ पर हम सोशल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं कि हमें अगर मान लो हमारी फैमिली में हमारी नहीं बनती है या किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से हमें कुछ रिलेशनशिप में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, वहाँ पर हमें दिक्कत आ रही है, तो इस तरह की समस्याओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, सोशल गाइडेंस ले सकते हैं। अब देखो गाइडेंस का कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगा, काउंसलिंग शुरू होगा। फर्क क्या है देखो दोनों में। गाइडेंस क्या है, गाइडेंस एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है। लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप क्या ले रहे हो, गाइडेंस ले रहे हो, किसी ना किसी की सलाह ले रहे हो, फॉर्मल भी हो सकती है, इनफॉर्मल भी हो सकती है। किसी भी चीज़ के बारे में मुझे अगर मान लो कोई सिलेक्शन करने जाना है, हम किसी से क्या मांग लेते हैं, राय मांग लेते हैं कि आप हमें गाइड कर दो कि हमें कैसे करना है ये काम को, तो वो गाइडेंस हो गई। लेकिन काउंसलिंग जो है ना, ये इसका इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, काउंसलिंग जो है ना वो थोड़ा सा प्रोफेशनल होता है। प्रोफेशनल इन द सेंस, काउंसलिंग ना हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए ट्रेंड पर्सनल रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, थेरेपिस्ट होते हैं, काउंसलर्स जो होते हैं वो वेल ट्रेंड होते हैं, वही काउंसलिंग कर सकते हैं। गाइडेंस तो फिर भी कोई भी कर सकता है, कोई भी दे सकता है, काउंसलर जो होता है वो वेल ट्रेंड होता है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रोफेशनल एस्पेक्ट आ जाता है, तो ये इसका पार्ट है, गाइडेंस का पार्ट। जो हमने फर्स्ट डायग्राम देखा था जिसमें हमने क्या देखा था, गाइडेंस एक बड़ा हिस्सा था और उसमें काउंसलिंग जो था उसका एक छोटा हिस्सा था। ठीक है, फिर देखिए गाइडेंस कैन बी गिवन एन इंडिविजुअल एज वेल एज इन ग्रुप्स। गाइडेंस जो है किसी एक व्यक्ति को भी दे सकते हैं और समूह में भी दे सकते हैं, लेकिन काउंसलिंग हमेशा 1-on-1 होती है। काउंसलर जो है जब डील करता है तो वो 1-on-1 डील करता है। ठीक है, गाइडेंस इज कंसर्न्ड विद एजुकेशनल, वोकेशनल एंड अदर प्रॉब्लम्स अलॉन्ग विद पर्सनल प्रॉब्लम्स। काउंसलिंग यूजुअली हेल्प्स टू सॉल्व मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल प्रॉब्लम्स। हालांकि काउंसलिंग भी जो है बहुत तरह की होती है, अभी हम देखेंगे, लेकिन मेजरली यहाँ पर लोग अपनी पर्सनली बिल्कुल हेल्थ, मेंटल या इमोशनल प्रॉब्लम्स को लेकर यहाँ काउंसलर्स के पास जाते हैं। फिर है एनी पर्सन कैन प्रोवाइड गाइडेंस। यहाँ पर प्री सर्विस ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्री सर्विस ट्रेनिंग की जरूरत होती है। गाइडेंस देखो मैगजीन्स, बुक्स और कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू, पत्राचार व्यवहार से भी दी जा सकती है, लेकिन काउंसलर के लिए फेस टू फेस बैठना, ठीक है, सामने वाले को देखना, समझना, ये इंपॉर्टेंट होता है। अब मैंने आपको एक ब्रीफ काउंसलिंग बता दिया कैसे होता है, अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। अब देखिए काउंसलिंग क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन्वॉल्विंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी।
ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी जिम्मेदारी भी है और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब हम चीज़ों को क्या रखते हैं यहाँ पर सीक्रेट रखते हैं। कॉन्फिडेंशियल रखने का मतलब ये है आप हर किसी को नहीं बता सकते। देखो काउंसलर के पास जब व्यक्ति जाएगा तो वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम लेके जा रहा है। अब मैं हर किसी को तो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम बताऊंगी नहीं, मैं किसी ऐसे व्यक्ति को ही पर्सनल प्रॉब्लम बता पाऊंगी जिस पर मुझे विश्वास होगा कि ये व्यक्ति मेरी प्रॉब्लम को समझेगा और मुझे सही गाइड करेगा या मुझे सही राय देगा, ना कि मेरी प्रॉब्लम को सब तरफ बताएगा या उसका ढिंडोरा पीटेगा, तभी तो मैं ट्रस्ट कर पाऊंगी। तो काउंसलिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो क्लाइंट है, ठीक है, वो आपकी जिम्मेदारी होती है और साथ ही साथ कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। फिर है इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग थेरेपी। बातचीत से आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स का हल निकालने की कोशिश करते हो और कौन देता है? प्रोफेशनल काउंसलर देता है, ठीक है। फिर द अप्रोच इन काउंसलिंग इज हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक क्यों कह रहे हैं हम? जब हम काउंसलिंग करते हैं ना, हम यहाँ बात कर रहे हैं 1-on-1 सेशंस होते हैं, तो सामने वाले को आप क्या करोगे? आप उसके हर एस्पेक्ट को देखोगे, उसके इमोशनल, सोशल, हर तरह के एस्पेक्ट के ऊपर आप ध्यान देते हो ताकि आप उसकी सिचुएशन में अपने आप को रख कर समझ पाओ कि वो क्या फील कर रहा है, उसके हिसाब से उसके लिए सॉल्यूशंस निकाल पाओ, ठीक है। काउंसलिंग इज एन इंटरैक्टिव लर्निंग प्रोसेस इन विच द काउंसलर समटाइम्स टर्म्ड एज थेरेपिस्ट। काउंसलर को क्या कहते हैं? यहाँ पे थेरेपिस्ट कहते हैं अक्सर। जो काउंसली को, ठीक है, जो क्लाइंट होता है, जो हेल्प लेने आया है, उसके कॉज को समझे, वो कौन सी डिफिकल्टीज फेस कर रहा है उसको समझे और इसके बाद उसे प्रॉपर गाइडेंस दे जिसके द्वारा वो सही निर्णय तक पहुँच सके। यही चीज़ें आपकी हिंदी में भी लिखी हुई हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं। रूथ स्टैंग ने देखिए क्या कहा है, काउंसलिंग इज अ फेस टू फेस रिलेशनशिप in which growth takes place in the counselors as well as the counselee। देखिए क्या प्रोसेस है? ग्रोथ का प्रोसेस है। ग्रोथ का प्रोसेस हम क्यों कह रहे हैं? जब आप सामने वाले को परामर्श दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो रही है। जितने केसेस को आप सॉल्व करते जाते हैं आपकी भी बहुत ज़्यादा लर्निंग होती है, तो एक कंप्लीट लर्निंग प्रोसेस है। अच्छा, गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों ही डायनेमिक प्रोसेस हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दोनों गतिशील प्रक्रियाएं हैं, गतिशील, निरंतर जीवन भर चलती रहती हैं और गतिशील प्रक्रियाएं। आप इसे स्टेगनेंट नहीं मान सकते, स्टेबल नहीं मान सकते। और जैसा क्लाइंट आपके पास आता है, जैसा इंडिविजुअल आपके पास आता है गाइडेंस या काउंसलिंग के लिए, वैसे वैसे आप चेंजेस लाते हैं। एक डायनेमिक प्रक्रिया है, ठीक है। तो काउंसलिंग में क्या है? यहाँ पे दोनों सीख रहे हैं, जो काउंसलिंग दे रहा है वो भी सीख रहा है और जो क्लाइंट आपके पास आया वो भी। देखिए मायर्स के अनुसार एक और डेफिनेशन है, परामर्श का तात्पर्य दो व्यक्तियों से है जिसमें एक को किसी प्रकार की सहायता प्रदान की जाती है। बहुत ही सिंपल भाषा में लिखा हुआ है, यहाँ आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये क्लाइंट, ठीक है, इसके पास क्या है? प्रॉब्लम्स। इसके पास विचार तो हैं लेकिन सब क्या है? देखो उलझे हुए हैं। और ये जो काउंसलर है क्या कर रहा है? इसी को सुलझा रहा है, ठीक है, इसकी समस्या का समाधान निकाल रहा है। वेबस्टर शब्दकोश के अनुसार पूछताछ, पारस्परिक तर्क वितर्क या विचारों का पारस्परिक आदान प्रदान ही परामर्श है। तो परामर्श जब आप देते हो, आप क्या करते हो? आप बातचीत करते हो, आप डिस्कशन करते हो, आप तर्क वितर्क करते हो और उसके बाद सामने वाले की समस्या का हल निकालते हो। दो पीपल इसमें कौन इन्वॉल्व है? एक तो काउंसलर और दूसरा क्लाइंट, या जिसे आप काउंसली भी कह सकते हैं। काउंसली, कहीं पेपर में वर्ड आए तो आप कहें कि हमने पढ़ा नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, अब काउंसलिंग हमने देखा। एजुकेशनल काउंसलिंग क्या होता है? शैक्षिक परामर्श क्या है? शैक्षिक परामर्श का तात्पर्य मुख्य रूप से छात्रों को उनकी पढ़ाई में सही विकल्प चुनने में सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करना है, चाहे वह उनकी शैक्षिक योजनाएं, करियर आकांक्षाएं, स्ट्रीम, विशेषज्ञता की पसंद के साथ साथ उनकी रुचियों और प्राथमिकताओं के अनुसार कॉलेज या विश्वविद्यालय का चयन हो। तो इसमें सारी प्रॉब्लम्स बल्कि यहाँ पर इंक्लूड कर दी गई हैं कि एजुकेशनल काउंसलिंग अगर आप बात करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं, ठीक है। काउंसलर कौन होता है? प्रोफेशनली ट्रेंड एक्सपर्ट, ठीक है। काउंसलर कौन होगा? परामर्शदाता हमेशा एक पेशेवर प्रशिक्षित विशेषज्ञ होता है जो क्या करता है? लोगों की हेल्प करता है कि वो अपने जीवन में आए हुए जो इश्यूज है उनको सिस्टमैटिकली सॉल्व कर सके, ठीक है। और काउंसलिंग जो है वेरी करती है, जिस टाइप का क्लाइंट आपके सामने आएगा उसके हिसाब से आप अपनी काउंसलिंग के प्रोसेस को चेंज करेंगे। अब ये स्लाइड इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट अब हम जो डिटेल्स में इनके बारे में पढ़ेंगे वो भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एमसीक्यू बनने के चांसेस ज़्यादा है। टाइप्स, अप्रोचेज एंड टेक्निक्स ऑफ काउंसलिंग। 3 टेक्निक्स हैं यहाँ काउंसलिंग की। पहली है डायरेक्टिव, दूसरी है नॉन डायरेक्टिव, तीसरी है इक्लेक्टिव, ठीक है, जिसे हम कहेंगे निर्देशात्मक, गैर निर्देशात्मक और वैकल्पिक। वैकल्पिक या उदार भी कह सकते हैं इसको, ठीक है। इक्लेक्टिक को उदार भी कहते हैं। मेन जो आपके टाइप्स हैं वो तो वही हैं जिनको हम डिटेल में भी देखेंगे अभी, डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव और इक्लेक्टिव।
लेकिन इसके अलावा कुछ और टाइप्स की जो काउंसलिंग्स होती है वो आप चेक कर सकते हैं। एजुकेशनल काउंसलिंग, स्टूडेंट काउंसलिंग, पर्सनालिटी काउंसलिंग, क्लिनिकल काउंसलिंग, ये बेसिकली मेडिकल में यूज़ होती है। जो लोग डिप्रेशन या कुछ ऐसे मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे होते हैं उनको ये दी जाती है। वोकेशनल, पर्सनल, ग्रुप काउंसलिंग, प्लेसमेंट काउंसिल, जब आपको स्थापन किया जाता है ना, जब आपको प्लेसमेंट दिया जाता है, आप कोई प्रोफेशनल डिग्री लेते हैं उसके बाद अलग अलग जो कंपनीज आती हैं वहाँ पर आपकी प्लेसमेंट होती है, उससे रिलेटेड काउंसलिंग, मैरिज काउंसलिंग, ठीक है, वैवाहिक जीवन में अगर समस्याएं आ रही हैं तो ये सारे आपके काउंसलिंग के अदर टाइप्स हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग देखेंगे। देखो पहला क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सेप्टेंस। जो क्लाइंट आपके पास आया है ना, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको स्वीकृति देनी पड़ेगी। हमारे थॉट्स कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है, हम कुछ भी सोच सकते हैं कि भाई इस प्रॉब्लम में ये ऐसा क्यों नहीं कर लेता, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आपको उस क्लाइंट के साथ रिलेट होकर समझना है, ठीक है, उसकी स्थिति में रहकर आपको समझना है कि ये व्यक्ति अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व क्यों नहीं कर पा रहा। उसके लिए आपको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि जिस सिचुएशन में वो है, जिस प्रॉब्लम्स को वो जूझ रहा है, उसको आप स्वीकार कीजिए। प्रिंसिपल ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द इंडिविजुअल। जो व्यक्ति आपके पास काउंसलिंग के लिए आया है उसका आपको सम्मान करना है, रिस्पेक्ट करना है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ परमिसिवनेस, अनुमति का सिद्धांत, ठीक है। परमिसिवनेस मतलब हो सकता है सामने वाले के विचार आपसे अलग भी हों, लेकिन आपको क्या करना है, आपको उसको रिलैक्स करवाना है ताकि वो अपनी सारी बातें जो है आपसे बहुत ही अच्छी तरीके से कह सके। अगर उसके थॉट्स आपसे अलग नहीं है तो भी आप उनको क्या कीजिए, आप उनको अनुमति दीजिए कि वो आपसे ये सारी चीज़ें कह सके, स्वीकृति दीजिए उसको। फिर है व्यक्ति के साथ सोचने का सिद्धांत। आपको थ्रू द काउंसलिंग प्रोसेस क्या करना है, सामने वाले के साथ सोचना भी है। ये जो प्रोसेस है ना काउंसलिंग का, यहाँ पर आपको जब बात करनी है ना व्यक्ति के साथ, तो आपको उसकी प्रॉब्लम को समझते हुए बात करनी है। तो उस समय आपका थॉट प्रोसेस उसके साथ मैच होना चाहिए कि ठीक है, मेरे साथ ये समस्याएं हैं, मैं इन प्रॉब्लम्स के साथ जूझ रहा हूँ, तो यहाँ पर मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। हो सकता है हमें सामने बैठकर सामने वाले की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं लगती है, हमें नहीं लगता है कि अरे इसका सोल्यूशन तो इतना सिंपल है, ये कर क्यों नहीं रहा है, लेकिन एक्चुअली उसकी सिचुएशन में वो जो सॉल्यूशंस होते हैं वो टफ होते हैं, ठीक है। तो हमें उसके साथ मिलकर सोचना है थ्रू आउट द प्रोसेस। लोकतंत्र के आदर्शों के साथ सुसंगति का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी विद आइडियल्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या कहती है, लोकतंत्र क्या कहता है, जितने भी आपके डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स हैं वो यहाँ पर आपके लागू होने चाहिए। मतलब एक तो आप उसे फ्रीडम ऑफ स्पीच दे रहे हैं, वो अपनी बात आपसे कह ही रहा है, साथ ही साथ उसकी जो बातें हैं वो आपको क्या रखनी है, कॉन्फिडेंशियल रखनी है। यहाँ पर आप जो है उसकी बातों को बाहर नहीं बताएंगे, तो ये उसका राइट है, ये भी उसका राइट है। फिर है आपका प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, आप सीख रहे हैं, आपका भी लर्निंग हो रही है, तो क्लाइंट भी सीख रहा है, साथ ही साथ जो काउंसलर है वो भी यहाँ पे लर्न कर रहा है। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल्स भी इंपॉर्टेंट है लेकिन उस पर कोई डिटेल नहीं पूछेगा, अगर आप सिर्फ पढ़ लेंगे उनको वो भी काफ़ी है। डायरेक्टिव काउंसलिंग में देखेंगे आप, डायरेक्टिव काउंसलिंग को प्रिस्क्रिप्टिव काउंसलिंग भी कहा जाता है, ये इसका दूसरा नाम है, ये चीज़ याद रखेंगे। किसने दी है, E.G. विलियमसन ने दी है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। MCQ बन सकता है, हु हैज़ गिवन डायरेक्टिव काउंसलिंग, तो विलियमसन ने दी है। अब इसको ना काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग कहा जाता है। काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग मतलब यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोसेस जो है उसे कौन डायरेक्ट कर रहा है, यहाँ पर काउंसलर डायरेक्ट कर रहा है, वही जो है प्रोसेस को आगे बढ़ा रहा है। सारा का सारा कंट्रोल जो है इस समय प्रोसेस का, काउंसलिंग प्रोसेस का, वो आपका काउंसलर के हाथ में, बिकॉज इन दिस काउंसलिंग द काउंसलर डज एवरीथिंग हिमसेल्फ, ठीक है। यहाँ पर किसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है, बौद्धिक पहलुओं को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। इन दिस काउंसलिंग द काउंसलर प्लेज अ मेजर रोल एज इट इज रिगार्डेड एज द मीन्स ऑफ हेल्पिंग पीपल हाउ टू लर्न सॉल्व देयर ओन प्रॉब्लम्स। यानी यहाँ पर काउंसलिंग क्या करेगा ना, यहाँ पर काउंसलर आपसे क्वेश्चंस पूछेगा, आपको आप ही से डायरेक्शंस देगा, आपको डायरेक्शन दे के आप ही के जो विचार हैं उनको सुलझाने की कोशिश करेगा, लेकिन हर समय कंट्रोल किसके हाथ में है, काउंसलर के हाथ में है। इसीलिए ये क्या है, आपकी काउंसलर सेंटर्ड काउंसलिंग है। इसके प्रोसेस को देखेंगे, ये हिंदी में भी दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। स्टेप्स देखिए डायरेक्टिव काउंसलिंग के। एनालिसिस, एनालिसिस में सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले आप क्लाइंट के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन और डेटा है उसको आप कलेक्ट करते हैं। अब उसके लिए आपकी अलग अलग टेक्निक्स हो सकती हैं, ऑब्जर्वेशन हो सकती है, आपने कुछ उससे इन्वेंटरीज भरवा ली, इस तरह के आपके मेथड्स होते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, सबसे पहले तो क्लाइंट को समझने के लिए उससे रिलेटेड जितना भी डेटा है उसको कलेक्ट करना है। फिर आप क्या करोगे, सिंथेसिस, यानी अब आप क्या कर रहे हो, सारी के सारी जो इन्फॉर्मेशन है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उसको समराइज कर रहे हो, ताकि आप
प्रॉब्लम का एनालिसिस ठीक से कर पाओ कि इसको एक्चुअली समस्या है क्या। उसके बाद आप क्या करोगे, डायग्नोसिस यानी फॉर्मुलेटिंग कंक्लूजन। कंक्लूजन मतलब क्या कि फाइनली आपने उस डेटा के बेसिस पे देखा कि ओके ये इस सिचुएशन में है, इस समय इसके सामने ये समस्या है और इस समस्या से अब इसको डील करनी, ठीक है। फिर आप बताओगे प्रोग्नोसिस। आपने क्या बताया यहाँ पर, अब आप क्या बताओगे कि अच्छा तो तुम्हारे लिए पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। प्रोग्नोसिस का मतलब है आप फ्यूचर प्रोग्रेस बता रहे हो, पहले से अनुमान लगा रहे हो कि अच्छा तुम्हारे सामने ये सिचुएशन है, ये समस्या है, तुम्हारी जो सिचुएशन है, आपकी परिस्थितियां हैं, उसके अनुसार आपके लिए ये पॉसिबल सॉल्यूशंस हो सकते हैं, आप अनुमान लगा रहे हो। फिर काउंसलिंग दे रहे हो, प्रिस्क्रिप्शन दे रहे हो, यानी आप क्या कर रहे हो, दिशा दे रहे हो काउंसलिंग को कि आपको इस तरीके से काम करना चाहिए। और इसके बाद जब वो इस तरीके से प्रिस्क्रिप्शन आपने दिया, वो काम कर रहा है उस पर, तो अब आप लास्ट में क्या करोगे, फॉलो अप करोगे। फॉलो अप कहने का मतलब आप नज़र रखोगे, आप ध्यान रखोगे कि वो व्यक्ति सही ढंग से अब आगे बढ़ रहा है या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हिंदी में भी देख सकते हैं, पहले विश्लेषण था, फिर संश्लेषण, फिर निदान, फिर पूर्व अनुमान, फिर आपने परामर्श दिया और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, अनुवर्ती अनुगमन, ठीक है। ये आपका डिटेल में भी दिया हुआ है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग की। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग जिसे हम परमिसिव काउंसलिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसे किसने दिया था, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट कार्ल रोजर्स ने दिया था। तो ध्यान रखेंगे, डायरेक्टिव काउंसलिंग किसने दी थी, विलियमसन ने दी थी, और नॉन डायरेक्टिव किसने दी है, कार्ल रोजर्स ने दी है। और देखिए इसे हम कहते हैं क्लाइंट सेंटर्ड, ठीक है, क्लाइंट सेंटर्ड, क्योंकि यहाँ पर काउंसलर जो है वो पैसिव हो गया, वो निष्क्रिय हो गया। यहाँ पर कौन एक्टिव है, क्लाइंट एक्टिव है। आपने उसको परमिशन दे दी है कि वो अपने विचार रखे, वो आपको सब कुछ बताए, आपने उसको परमिशन दे दी, अनुमति दी है आपने उसे, ठीक है। तो वो अपनी फीलिंग्स, अपनी बातें अपनी आपके सामने रख रहा है। तो दिस टाइप ऑफ काउंसलिंग इज अ ग्रोइंग प्रोसेस। यहाँ पर ग्रोइंग कैसे हो रही है, जब क्लाइंट ना आपके सामने अपने विचार रखता जाता है तो आप क्या करते हो ना, उसको बताते जाते हो, अच्छा ठीक है तुम्हारा ये विचार है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। आप उसी के जो विचार आ रहे हैं उनका पॉजिटिव नेगेटिव फीलिंग्स को आप सेपरेट करके उसी के सामने प्रेजेंट करते जाते हो। तो यहाँ पर व्यक्ति अपने ही विचारों को आपके सामने रखते हुए और उनको कैटेगराइज होते हुए जब देखता है, उसकी ग्रोथ हो रही, उसको समझ में आ रहा है अच्छा मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ, ये सही है, ये गलत है, तो उसकी सेल्फ ग्रोथ हो रही है यहाँ पर, इसीलिए इसे ग्रोइंग प्रोसेस कहा गया। क्लाइंट गेन्स इनसाइट इनटू हिज प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ काउंसलर। काउंसलर की मदद से व्यक्ति को अपनी समस्या और अच्छे से समझ में आने लगती है, ठीक है। इन दिस काउंसलिंग द गोल इज द इंडिपेंडेंस एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्लाइंट रादर देन सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम। इस काउंसलिंग में मेन मोटिव क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन निकालना मेन मोटिव नहीं है, आपका क्लाइंट जो है वो इतना केपेबल हो जाए, वो इंडिपेंडेंटली अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए, ये आपको कोशिश करनी है, ठीक है। इट हैज़ बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय ह्यूमैनिस्टिक थ्योरी, ठीक है, मानवतावादी सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, उसी से प्रभावित है। और अगर इसका यूज़ किया जाए तो साइकोलॉजिकल टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाती है। मनोवैज्ञानिक जो विकार होते हैं या टेंशन होती है, जो स्ट्रेस होता है, तनाव होता है, वो आपका कम होता है इससे। ये आपका हिंदी में भी लिखा हुआ है। अब देखो जैसे हमने डायरेक्टिव के स्टेप्स देखे, यहाँ नॉन डायरेक्टिव के भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सबसे पहले कॉन्वर्जेशन, बातचीत, यहाँ रेपो स्टैब्लिश होता है काउंसलर और क्लाइंट के बीच में। इसके बाद वो इंक्वायरी मतलब क्वेश्चंस पूछेंगे कि आपको क्या समस्या आ रही है, क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग, यहाँ पे क्लाइंट अपनी फीलिंग्स बताना, विचार बताना शुरू करता है। इसके बाद डिस्कशन होता है, जो काउंसलर बताता जा रहा है, जैसे जैसे फीलिंग्स आ रही हैं उसके सामने, वैसे वैसे वो उसको पॉजिटिव नेगेटिव में अलग अलग करता जा रहा है, कैटेगराइज कर रहा है, आपको अलग से बता रहा है कि आपको इस दिशा की तरफ बढ़ना चाहिए। तो ये सब डिस्कशन चल रहा है यहाँ पे। फिर एक फॉर्मुलेशन ऑफ प्लान होता है। इन सब चीज़ों को कैटेगराइज करने के बाद आप एक योजना बनाते हैं कि इस प्रॉब्लम को इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश तो करो, हो सकता है। फिर इवैल्यूएशन या टर्मिनेशन ऑफ काउंसलिंग। इसके बाद जब आपने क्लाइंट को इतना इंडिपेंडेंट कर दिया कि आपने उसे एक प्लान बता दिया और वो परसुएड हो गया है कि हाँ मुझे इस तरीके से आगे बढ़ना चाहिए, तो अब आप क्या करोगे, काउंसलिंग को टर्मिनेट करोगे, उसे खत्म करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे वार्तालाप, जांच पड़ताल, संवेगात्मक अभिव्यक्ति, प्रदान किए हुए सुझावों पर चर्चा, योजना प्रतिपादन और मूल्यांकन। तीसरा है आपका इक्लेक्टिक काउंसलिंग, जिससे इसके चीफ एडवोकेट कौन है, FC थॉर्न, ठीक है। इंपॉर्टेंट है अगेन, ये भी याद रखेंगे। अब इक्लेक्टिक काउंसलिंग क्या है, ये सिंथेसिस और कॉम्बिनेशन है किसका, डायरेक्टिव प्लस नॉन डायरेक्टिव। ना कंप्लीटली हम निर्देशात्मक की तरफ है, ना हम अनिर्देशात्मक की तरफ है या गैर निर्देशात्मक की तरफ है, हम दोनों का मिला जुला रूप लेके चलेंगे। जैसी सिचुएशन हमारे सामने आई, हमने देखा कि ये कंप्लीटली डायरेक्टिव में भी नहीं आ सकता, कंप्लीटली नॉन डायरेक्टिव में भी नहीं आ सकता, मुझे दोनों ही मेथड्स को थोड़ा थोड़ा अप्लाई करना पड़ेगा, तो वो इक्लेक्टिव हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या है, डायरेक्टिव टेक्निक डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन फैक्टर, डायरेक्टिव और नॉन डायरेक्टिव दोनों परिस्थिति में निर्भर करेंगे आप किस तरीके से उसको थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करें। अप्रोच इन काउंसलिंग इज बेस्ट करेक्टराइज बाय इट्स फ्रीडम, कि काउंसलर जो है वो फ्री है चूज करने के लिए कि क्लाइंट के साथ उसे कौन सी टेक्निक अपनानी है, डायरेक्टिव अपनानी है या नॉन डायरेक्टिव अपनानी है, ये आपका इक्लेक्टिक में आ जाएगा। इसके बाद अगर हम मेन टेक्निक्स देखें जो यहाँ पर यूज होती हैं वो है गिविंग इंफॉर्मेशन, केस हिस्ट्री, टेस्टिंग, यहाँ पर ये सब रीएश्योरेंस के लिए यूज़ की जाती है। ये आपका हिंदी में भी है। अब हम आपका निर्देशात्मक और अनिर्देशात्मक या गैर निर्देशात्मक में डिफरेंस देख लेते हैं। तो पहला जो था आपका ये क्या था, ये परामर्शदाता केंद्रित था यानी काउंसलर सेंटर्ड था। ये आपका क्या है, परामर्श प्रार्थी केंद्रित यानी काउंसली सेंटर्ड है। दूसरे में क्या था, यहाँ पर व्यक्ति से अधिक समस्या के ऊपर बल दिया जाता है। हमने कहा था ना, इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स को ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, समस्या पे, प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, एक इंटेलिजेंट सोल्यूशन निकालना है, वहाँ पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। जबकि यहाँ पर व्यक्ति के ऊपर, क्योंकि इसकी फीलिंग्स उसी को हमें प्रेजेंट करना है, उसका सेल्फ रियलाइजेशन करवाना है कि तुम इस प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर सकते हो, तो यहाँ व्यक्ति पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। फिर है परामर्श बौद्धिक पहलू पर अधिक बल देता है, यहाँ पर संवेगात्मक इमोशनल एस्पेक्ट्स पे, ठीक है, इमोशनल एस्पेक्ट्स पे यहाँ ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। फिर यहाँ पर देखेंगे निर्देशात्मक परामर्श में विश्लेषण को अधिक महत्व दिया जाता है, यहाँ पर किसको महत्व दिया जाता है, संश्लेषण को, ठीक है, क्योंकि उसी की फीलिंग्स में से हम चीज़ों को यहाँ पर सिंथेसाइज कर रहे हैं और कम समय लगता है, जबकि इसमें क्या है, अधिक समय लगता है। इसके बाद आप बेसिक ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो हम मार्गदर्शन और परामर्श के आकलन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जब आपको डेटा कलेक्ट करना होता है, ऑब्जर्वेशन, इंटरव्यू, सिस्टमैटिक बायोग्राफी मेथड, ऑटोबायोग्राफी आप देख सकते हैं, केस स्टडी, सोशियोमेट्री, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ठीक है, क्वेश्चन आया, पोर्टफोलियो, ये सारी टेक्निक्स हैं जो आप अपना सकते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग के लिए अगर आपको किसी क्लाइंट का डेटा वगैरह इकट्ठा करना है, ठीक है। तो ये आपका गाइडेंस एंड काउंसलिंग का टॉपिक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जहाँ जहाँ मैं इंपॉर्टेंट कह रही हूँ उसको आप ज़रूर देखिएगा। कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैंने आपको डिटेल में समझाया है, लेकिन अगर मेरी राय माने तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो ऊपर ऊपर से ही बन जाएगा। गाइडेंस और काउंसलिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंस क्या है, प्लस काउंसलिंग के आपके जो डायरेक्टिव, नॉन डायरेक्टिव, इक्लेक्टिव बताया है उनको ज़रूर याद कर लीजिएगा, किस किसने दी है ये ज़रूर याद कर लीजिएगा। एमसीक्यू वैसे आपका ऊपर ऊपर से ही इसी तरीके से बन जाएगा। तो आई होप आज की वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।